अच्छा जी, क्वेश्चन 1 में choose from the particle shown to answer the questions. Each particle can be used once, more than once, or not at all. ये हमेशा इसी तरह का होता है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है which particle has only 18 protons. तो आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें कार्बन, जैसे कार्बन है उसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम के पास 1 प्रोटॉन होता है, CH4 में 4 हाइड्रोजन से टोटल 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से सबके काउंट करोगे, और बल्कि प्रोटॉन्स काउंट कर रहे हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें 18 आंसर आ रहा होगा वो आपका आंसर है। आयरन का प्रोटॉन नंबर 26 होता है, तो 26 प्रोटॉन्स है, आयरन अकेला है। इसी तरह सल्फर का प्रोटॉन नंबर होता है 16 प्रोटॉन्स, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन दोनों हाइड्रोजन के मिला के हो जाएंगे, तो ये H2S के आ रहे हैं 3 प्रोटॉन्स। पार्ट बी कह रहा है विच पार्टिकल इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम हमेशा टेस्ट करते हैं बाय एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास 2 तरह के हैं जो हमने याद किए हैं, KMnO4 और K2Cr2O7। अब यहाँ पे KMnO4 का मैग्नेट आयन दिया हुआ है, देखो इसमें जो आयन होंगे वो पोटेशियम आयन होगा और MnO4 नेगेटिव आयन होता है। इसी तरह K2Cr2O7 में पोटेशियम आयन होता है, और क्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे MnO4 नेगेटिव आयन दिया हुआ है which will act as an oxidizing agent to test for reducing agent। पार्ट सी में कह रहा है which particle is an ion that contains only 10 electrons। तो अगेन वैसे ही होगा, बस आयन है तो आपने फिर चार्ज को भी काउंटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2S था, तो इसके पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। आयरन जो है उसके पास 26 प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह से सबके निकालोगे किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जैसे अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल 7 + 4 11 प्रोटॉन्स इसके पास हैं, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन +1 चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। इट मींस कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो दिस इज अमोनियम आयन। पार्ट ए रिपीट कर दूं, पार्ट ए में देखो वो कह रहा है कि विच पार्टिकल हैज ओनली 18 प्रोटॉन्स। तो अब जैसे CH4 है, CH4 में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है। एक कार्बन एटम का प्रोटॉन होता है 6, तो एक कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और 1 हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन, तो ऑल टुगेदर 4 हाइड्रोजन एटम विल हैव 4 प्रोटॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस CH4 वुड बी 10 प्रोटॉन्स। इस तरह से कैलकुलेट करें। एटीपी हम लोग एटीपी का मैंने बार बार बताया है कि एटीपी हम लोग पेपर 2 के एग्जाम के बाद करेंगे, मींस आफ्टर 4th में, क्योंकि एटीपी का पेपर आई थिंक 19 मई को पड़ रहा है, आगे है वो, उसके बीच में हमारे पास टाइम होगा तो हम वहां पे करेंगे, क्योंकि पेपर 2 जितना अच्छा होगा तो सारा ग्रेड आपका पेपर 2 अफेक्ट कर रहा होता है। नहीं, पार्ट ए का आंसर अमोनियम आयन नहीं हो सकता। 18 प्रोटॉन्स बोले, अमोनियम आयन के पास 18 प्रोटॉन्स थोड़ी है, उसके पास तो 11 प्रोटॉन्स है। एजम, ठीक है। सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन ए कंपैरेटिवली इजी तो नहीं होता सेक्शन बी के रिस्पेक्ट से, लेकिन डिपेंड करता है, कभी सेक्शन बी मुश्किल होता है, कभी सेक्शन ए मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेक्शन ए जो होगा वो आसान होगा और सेक्शन बी जो है मुश्किल होगा। मेरे से सेक्शन बी ज्यादा ही लगता है, क्योंकि उसमें एक चॉइस भी होती है आपके पास, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि क्वेश्चन पूरा छोड़ दो। ये बेटा 2019 का पेपर है, 2019 मई जून 2019, पेपर 2 वेरिएंट 2। इसका सेक्शन बी हमने कल किया था, सेक्शन ए आज कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, द टेबल शोज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ग्रुप 3 में हमारे पास ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह होते हैं। हमने यूजुअली एल्यूमिनियम को बहुत डिस्कस किया होता है ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेटल्स, और इन पे जो चार्ज आता है वो +3 आता है, क्योंकि इनका आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे टेंड टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, चाहे कोई भी ग्रुप हो, एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट को अगर देखो तो मेल्टिंग पॉइंट में कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, एल्यूमिनियम का कम हो गया।
गैलियम का और कम हो गया, इंडियम का फिर और बढ़ गया। तो देयर इज नो फिक्स ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे उसने एटॉमिक रेडियस दो इसका लास्ट वाले एलिमेंट का नहीं बताया, ठीक है। अब उसका एटॉमिक रेडियस आपको क्या कह रहा है, नियोनियम हैज एन ओनली रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, it has not been possible to measure the atomic radius and melting point because it is too radioactive. Estimate the atomic radius of NH, नियोनियम का एटॉमिक रेडियस आपको बताना है। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। अब ये हमारी पहले भी बात हुई है कि इसका एटॉमिक रेडियस आप किस तरह से ट्रेंड किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम जो इंक्रीज आया है वो कितना इंक्रीज आया है, फिर नीचे देखो कितना इंक्रीज आया है। तो जितना इंक्रीज आ रहा है ऑलमोस्ट उतना ही इंक्रीज इसमें भी कर दो। जैसे अगर मैं बोरॉन से एल्यूमिनियम में देखें तो 0.125 माइनस 0.08, तो ये हमारा 0.045 का इंक्रीज आ रहा है। और अगर और नीचे जाए तो इंक्रीज ही नहीं है, 0.125 से 0.125 पे थोड़ा और इंक्रीज आया। तो अगर मैं बिल्कुल इससे ऊपर वाला देखूं जिसमें इंडियम और टेल्यूरियम, इसका 0.155 माइनस 0.15 करें तो ये इंक्रीज जो आ रहा है वो 0.005 का आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप 0.005 का ही इंक्रीज अगर ऐड कर दो तो वो भी चल जाएगा आंसर। मतलब इस इन दोनों के बीच में 0.005 का इंक्रीज आ रहा है, तो इसमें 0.005 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 0.16। तो 0.16 आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। 0.185 भी चल जाएगा। देखो एक रेंज है, आप ऐसा नहीं करना कि इनमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है आप कोई ऐसा नंबर ऐड करो जो किसी में ऐसा इंक्रीज आया हुआ ही नहीं है स्ट्रैंड में, तो वो फिर रेंज से बाहर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है उसकी एक रेंज होती है, उस रेंज में अगर आपका आंसर लाई कर रहा है तो सही है, ठीक है। एक्सप्लेन यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेबल व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोनियम। मेल्टिंग पॉइंट में कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, नो फिक्स ट्रेंड, क्योंकि वो इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। नो फिक्स ट्रेंड, इट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। तो हम इसका मेल्टिंग पॉइंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। यस, 0.160 लिखो। सारे 3 डिजिट्स में दिए हुए, आई मीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिए हुए, तो आप भी अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखोगे। थैंक यू मुर्तजा। रेडियस हमेशा इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, चाहे कोई भी हमारे पास ग्रुप हो, उसमें डाउन द ग्रुप जब जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं ना, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो रेडियस हमेशा इंक्रीज होगा। रेडियस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं तो हमने ये देखा होता है कि डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड रेडियस डिक्रीज होता है। अगर हम एटम की बात करें तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इसको लिख भी लेते हैं चलो। डाउन द ग्रुप हमेशा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा और अक्रॉस द पीरियड हॉरिजॉन्टली अगर बात करोगे एक पर्टिकुलर पीरियड के अक्रॉस तो एटॉमिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होता है। नेक्स्ट कह रहा है बोरॉन हैज अ जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन व्हाई बोरॉन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो ये आंसर्स भी शेयर कर दिए हैं ग्रुप पे सारे, के जो जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है उनमें देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सो लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। जाइंट स्ट्रक्चर, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हैज large network of covalent bonds, so huge amount of energy is required to break many covalent bonds.
नहीं, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रेफरेंस इसलिए नहीं देंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रेफरेंस सिर्फ आपका सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रेफरेंस आपका सिर्फ सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आएगा। सही है, ना तो आयनिक में आएगा, ना जाइंट कोवलेंट में आएगा, ना मेटल्स में आएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, जितने भी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन हो गया, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, इथेन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स Al3 पॉजिटिव आयन एंड O2 नेगेटिव आयन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो हम करते हैं, मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा इसका ऐसा था, और इसमें हमने कार्बन एनोड डाली थी, और जो क्या कहते हैं, हमारा जो इनर लाइनिंग ऑफ द कंटेनर थी वो भी कार्बन इलेक्ट्रोड्स की थी। Describe the composition of the electrolyte used in the electrolysis। जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट को मेल्ट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब रिकॉल करो जरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम डिसॉल्व करते हैं क्रायोलाइट में, तो मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टेन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के बारे में क्या बताया था, क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला था वो था Na3Al(F6), एल्यूमिनियम और फ्लोरीन। क्रायोलाइट बेसिकली इसलिए यूज करते हैं टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्रायोलाइट के बारे में हमने लिखा था कि क्रायोलाइट जो होती है इज अ इम्प्योरिटी दैट डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक्सट्रैक्शन जब कर रहे होते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रायोलाइट डालते हैं। क्रायोलाइट इज एन इम्प्योरिटी, उसका पर्पस क्या होता है, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अदरवाइज एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्रायोलाइट उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 950 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कम हीटिंग करनी पड़ती है। कम हीटिंग मतलब लो कॉस्ट, जितना हीटिंग कम करोगे उतना पैसा बचाओगे। फिर कह रहे हैं नेम द मटेरियल यूज फॉर द इलेक्ट्रोड इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोड्स हमने कार्बन की यूज की हुई है, कार्बन कह सकते हो, कार्बन इलेक्ट्रोड्स या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ये ग्रेफाइट कार्बन का ही बना हुआ होता है ना। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो इसमें कैथोड होती है उस पर क्या होता है, हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है इसमें वो एल्यूमिनियम आयन है। एल्यूमिनियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन होता है, इट विल गेन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिड्यूस टू एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म। इसी तरह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जो दो आयन है हमारे पास, देखो एल्यूमिनियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। ऑक्साइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O2 गैस। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्साइड के साथ 2 लगाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे होंगे वो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इक्वेशंस याद रखनी है, ये बैठ के अपने दिमाग से बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का पूरा आपको सीक्वेंस के साथ याद होना चाहिए कि कौन सी दो इक्वेशंस है, कैथोड की और एनोड की, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड होती है इसमें, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड होती है। इसकी जो ओवरऑल इक्वेशन बनती है वो भी आपको याद रखनी है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं, कंप्लीट सेल इक्वेशन मांगता है, फिर वो आपसे ये भी पूछता है कि व्हाई एनोड कार्बन एनोड इज रिप्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो रही है उसके साथ क्या होगा, जो कार्बन की इलेक्ट्रोड है वो बर्न हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए एनोड को बार बार दोबारा नहीं डालनी पड़ेगी हमें। तो ये जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सारे याद रखो, जहाँ पे जो पूछे हुए वो तो करने ही है, जो नहीं पूछे हुए वो भी किसी ना किसी जगह पे पूछ लेते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स ही यूज करते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड इज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो अगर आप इसको ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिख रहे हो तो इट्स ओके, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज। ग्रेफाइट किस चीज का बना हुआ होता है, कार्बन का ही बना हुआ होता है ना। चलें आगे, नेक्स्ट कह रहे हैं एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कॉपर 2 क्लोराइड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन की पहचान क्या बताई थी कि इक्वेशन के राइट या लेफ्ट या दोनों जगह पे कोई भी चीज अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंटल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड पे कॉपर भी एलिमेंटल फॉर्म में है, कोई एक भी होता है इनमें से तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब आपको ये बताना है कि विच पार्टिकल इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन सा पार्टिकल हो रहा है? देखो, जो एल्यूमिनियम है एलिमेंटल फॉर्म में, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे जब भी तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। तो ये हमने याद किया हुआ है ना ऑयल रिग से, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जो चार्ज होता है एलिमेंट्स पे। एल्यूमिनियम 0 से +3 हो रहा है, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इट मींस कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो एल्यूमिनियम एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और इसका आंसर क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज it has lost electrons। एलिमेंटल फॉर्म देखो, किसी भी चीज की जो एलिमेंटल फॉर्म होती है जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, जैसे अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो ग्रुप 1 का हो, चाहे वो ग्रुप 2 का हो, चाहे वो बीच में हो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के, इन सब की जो एलिमेंटल फॉर्म होती है, जैसे सोडियम है, लिथियम है, आप Li लिखोगे, सोडियम Na, पोटेशियम के, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, फ्रेंशियम Fr। ग्रुप 2 में आपका बेरिलियम हो गया Be, मैग्नीशियम हो गया Mg, कैल्शियम Ca। इसी तरह आपका क्या कहते हैं, स्ट्रोंशियम हो गया Sr, बेरियम हो गया Ba। मेटल्स में आयरन हो गया Fe लिखोगे, कॉपर Cu, ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म होती है। इसी तरह ग्रुप 3 में बोरॉन हो गया B, और एल्यूमिनियम हो गया Al। ग्रुप 4 में आपको किसकी एलिमेंटल फॉर्म पता होनी चाहिए? कार्बन की पता होनी चाहिए, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सारे मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, इनकी जो एलिमेंटल स्टेट होती है, सिवाय एक मेटल के जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन लिखते भी उसको हम मोनोटॉमिक फॉर्म में Hg लिखते हैं बस, लिक्विड। मरकरी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सिलिकॉन जो होता है वो Si होता है, जर्मेनियम Ge होता है, ये भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। उसके नीचे टिन आ जाता है जो कि मेटल होता है, और फिर लेड आ जाता है, तो ये इनकी एलिमेंटल फॉर्म है। लेकिन ग्रुप 5 ऑनवर्ड जो एलिमेंटल फॉर्म होती हैं वो डायटोमिक होती हैं। जैसे ऑक्सीजन ग्रुप 5 में आपके पास नाइट्रोजन होता है, वो हमें याद होना चाहिए, वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ग्रुप 6 में हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 7 में एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है? फ्लोरीन होता है F2, क्लोरीन होता है Cl2, ब्रोमीन होता है Br2, आयोडीन होता है I2। फ्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। इसी तरह जो ग्रुप 8 में जो होती हैं वो उनकी एलिमेंटल फॉर्म मोनोटॉमिक होती हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया। और एक बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म H2 गैस होती है। ये कहलाती है इनकी एलिमेंटल फॉर्म। मुर्तजा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन मार्किंग की जो है ना रिडॉक्स ओ लेवल की जो मार्किंग की होती है वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात खत्म कर देती है। तो बेटर वुड बी, मैंने जो सिखाया है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से सिखाया है, क्योंकि ए लेवल में भी वही चलता है आगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे होते। तो वो सही तरीका है समझने का कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है। वरना ऑक्सीडेशन की तो एक डेफिनेशन ये भी होती है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में ना तो कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है ना कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन से तो आप नहीं बता सकते तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो वो आप ऑक्सीडेशन नंबर से ही बता सकते हो। जैसे कॉपर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो गई है। एलिमेंटल फॉर्म में जो भी चीज होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो +2 से 0 इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कॉपर जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा। और वो क्यों रिड्यूस्ड हुआ है? बिकॉज इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये वो पूछ लेता कि विच पार्टिकल इज रिड्यूस्ड, तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन हो जाता है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड हुए। क्यों रिड्यूस्ड हुए? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करे। देखो नंबर नहीं मिल मार्किंग की में नहीं लिखा हुआ होता ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट से आंसर, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट से लिखा हुआ होता है, लेकिन तो आप इसी रिस्पेक्ट से लिखो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का लिख भी दिया है तो आगे आप लिख दोगे भाई ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर रिड्यूस्ड हुआ है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अहमद, इसकी रिकॉर्डिंग उसी प्लेलिस्ट पे अपडेट होती है, जिस ग्रुप में आप एडेड हो उस ग्रुप पे लिंक भी आ जाता है आपके पास। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इन वाटर डज नॉट रिएक्ट।
पहले भी इसका आंसर हुआ है कि एल्यूमिनियम का अगर एज पर रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम शुड बी रिएक्टिंग विद वाटर, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर होता है। ये जो कल नसीमा के मंगेतर वाली हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, तो पोटेशियम सोडियम तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ। कैल्शियम जो है वो रीडली रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम भी रिएक्ट हो जाता है लेकिन स्टीम के साथ ज्यादा अच्छा रिएक्ट हो जाता है, जिंक भी रिएक्ट हो जाता है, आयरन भी रिएक्ट हो जाता है। तो एल्यूमिनियम क्यों नहीं होता? एल्यूमिनियम के रिएक्ट ना होने की वजह उसका रिएक्टिविटी नहीं है, बल्कि एल्यूमिनियम के सरफेस पे ऑक्साइड लेयर जो बनती है वो नॉन पोरस होती है, मतलब इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। दैट्स व्हाई जब वाटर अंदर ही नहीं जाएगा तो अंदर का जो एल्यूमिनियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा, तो वहीं पे रिएक्शन रुक जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड layer formed on aluminium metal surface is non-porous, which does not allow water to pass through it. ठीक है, अच्छा। It stops water. How does it stop water? But does not allowing water to pass through it. Aluminium chloride is a soluble salt. Okay, we know all chlorides are soluble except for silver chloride and lead 2 chloride. तो solubility table अब याद कर लो, हर जगह पे काम आएगा। इसमें कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ अ प्योर सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड क्रिस्टल्स कैन बी मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम। ये हमने बहुत बार कर लिया, ठीक है। अगर आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनाने हैं फ्रॉम एल्यूमिनियम मेटल, तो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो आपका हमें पता है कि रिएक्ट नहीं करता है मेटल वाटर के साथ और एसिड के साथ। अगर उसके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर है, अगर आपको एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना है एल्यूमिनियम मेटल को, तो आप उसको किस तरह से रिएक्ट करवा सकते हो? उसकी सरफेस की ऑक्साइड लेयर को हटा दो। कैसे हटाओगे? सैंड पेपर से रब कर दो, हट जाएगा। या फिर आप उसको पाउडर बना दो, एल्यूमिनियम पाउडर बना दो। एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। अब वो आपको कह रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को कैसे बनाओगे? एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट करवाना HCl के साथ, जो सॉल्ट बनेगा दैट वुड बी एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हिच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि निकल जाएगी। इक्वेशन तो नहीं लिखनी है इसमें, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। तो आपने क्या लिखना है? एड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अब एल्यूमिनियम, आपने एल्यूमिनियम मेटल ही क्यों एक्सेस में लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में क्यों नहीं ले रहे? उसका रीजन ये है, देखो जब आप ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यू डू नॉट वांट एनी HCl टू बी लेफ्ट ओवर। अगर HCl लेफ्ट ओवर रह जाएगा तो क्या होगा? देखो एल्यूमिनियम मेटल आपने डाला, इसमें जो है वो सॉल्ट बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर HCl बचा रह गया और एल्यूमिनियम सारा खत्म हो गया, तो जो HCl होगा इसके अंदर, प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसकी इवेपोरेशन करवाओगे तो इवेपोरेशन में वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन HCl बचा रह जाएगा। फिर जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट के क्रिस्टल्स को एल्यूमिनियम क्लोराइड के सॉल्ट के क्रिस्टल्स को सेपरेट करोगे तो उसके अंदर कुछ HCl के क्रिस्टल्स भी आ जाएंगे। आपको तो सिर्फ एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहिए ना, HCl के क्रिस्टल्स थोड़ी चाहिए। तो आपने you have to ensure that none of the HCl should remain after the end of a reaction. So if you take aluminium powder in excess, it means there will be no HCl left over. ठीक है, अब आपने एल्यूमिनियम पाउडर एक्सेस में ले लिया, तो जब HCl खत्म हो जाएगा तो एल्यूमिनियम पाउडर बाकी जो है पानी में ऐसे ही बैठ जाएगा, ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट करता नहीं। तो फिर आप उस एक्सेस एल्यूमिनियम पाउडर को सेट आउट कैसे करोगे? फिल्ट्रेशन कर लो, फिल्टर आउट एक्सेस एल्यूमिनियम, और जो आपका फिल्ट्रेट निकल के आया है फिल्टर पेपर से, उसके अंदर जो होगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट होगा और पानी होगा। तो उसको आप क्या करोगे? इवेपोरेट द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट फिल्टर्ड पेपर से निकल के आए ना, उसकी इवेपोरेशन करोगे, जिसमें आपके पास क्या होगा? उस फिल्ट्रेट में
देखो एल्यूमिनियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम मेटल तो रुक गया, इस पानी में सिर्फ एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट होगा और पानी होगा बस। evaporate the filtrate in a evaporating dish। कब तक उसको evaporate करोगे? until saturated solution is achieved। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब बहुत जब गाढ़ा गाढ़ा पानी रह जाएगा ना, तो उस वक्त आप जो है क्या कहते हैं, हीटिंग रोक दोगे। ठीक है, फिर उसको लीव द सैचुरेटेड सोल्यूशन टू कूल। ठीक है, एंड क्रिस्टलाइज। और जब वो खुद ही सैचुरेटेड सोल्यूशन ठंडा होगा तो क्रिस्टल बन जाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के। अच्छा, एल्यूमिनियम क्लोराइड के क्रिस्टल 4 मार्क्स के लिए इतना काफी है, लेकिन आगे क्या पॉइंट्स होते हैं 5 मार्क्स के लिए भी आता है ये क्वेश्चन। ज्यादातर पेपर 4 में 5 मार्क्स का आता है ये। तो लीव द सैचुरेटेड सोल्यूशन टू कूल एंड क्रिस्टलाइज्ड। उसके बाद क्या करोगे? वॉश द क्रिस्टल्स, क्योंकि क्रिस्टल सॉल्युबल सॉल्ट के हैं, तो आप डिस्टिल वाटर से वॉश नहीं करोगे। वॉश द क्रिस्टल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ड्राई इट ऑन अ फिल्टर। फ्रेश फिल्टर पेपर पे ड्राई कर लो, या सिर्फ हवा में रख दो ड्राई हो जाएगा, या अवन में रख दो उस पर भी ड्राई हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं ड्राई करने के, तो कोई एक याद कर लो आप। कौन सा पार्ट आप शुरू से समझाने के लिए कह रहे हो? एफ पार्ट। देखो एफ पार्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स है। ये तो सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन टेक्निक अलग होती है। मैं आप लोगों के साथ ना ग्रुप पे पहले भी शेयर किया था, सॉल्ट प्रिपरेशन का एक पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर बना हुआ है, उसको देख लोगे तो उसमें सारे सॉल्ट्स की प्रिपरेशन कवर अप हो जाएगी तुम्हारी। मैं पार्ट एफ दोबारा समझा देता हूँ। चलो देखो, हमने करना क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एल्यूमिनियम मेटल लिया सॉलिड फॉर्म में, और उसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो बन के निकल गई, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो इसके अंदर सोल्यूशन में एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट होगा, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो एक्वस फॉर्म में होगा, डिसॉल्व हुआ हुआ है, प्रेसिपिटेट नहीं होंगे उसके। अच्छा, वी हैव टू इंश्योर कि जब मैंने इसमें एल्यूमिनियम मेटल डाला है और HCl डाला है, तो HCl जो है वो सारा का सारा खत्म हो जाए। तो वो कैसे इंश्योर करेंगे? हम एक्सेस एल्यूमिनियम डालेंगे। अब हाउ वुड वी इंश्योर कि हमने एल्यूमिनियम एक्सेस में डाला है? तो हम एल्यूमिनियम पाउडर डालते रहेंगे जब तक कि बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलना बंद ना हो जाए। जब बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलना बंद हो जाएंगे, तो वी विल बी इंश्योर्ड कि नाउ देयर इज नो मोर HCl लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। बट जो आपने एक्सेस में एल्यूमिनियम डाल दिया है उसमें, तो उसका क्या करोगे? उसको कैसे निकालोगे? अब एक्सेस एल्यूमिनियम डाल दिया, जब एसिड खत्म हो गया है, तो जो एक्सेस एल्यूमिनियम आपने डाला है वो नीचे पानी में पड़ा रह जाएगा, क्योंकि कोल्ड वाटर में एल्यूमिनियम डिसॉल्व नहीं होता है, चाहे वो पाउडर ही क्यों ना हो, वाटर को हीट करना पड़ता है। तो जो एक्सेस एल्यूमिनियम मेटल है वो पानी में ना यहाँ पे ऐसे जमा हो जाएगा, और HCl सारा का सारा रिएक्ट हो गया, और प्रोडक्ट में क्या बना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में। अब आपने इसको पहले तो एक्सेस एल्यूमिनियम इसमें से बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं? फिल्टर फनल लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर रखते हैं, इस फिल्टर फनल पे एक हम लगाएंगे फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर में से ये सोल्यूशन को पास करवा देंगे। तो जो एल्यूमिनियम पाउडर है वो हमारा फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू, लेकिन जो सॉल्युबल एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है वो पानी फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। जो चीज फिल्टर पेपर से पास कर जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट। अब इस फिल्ट्रेट को हम रखेंगे इवेपोरेटिंग डिश में। कॉनिकल फ्लास्क से फिल्ट्रेट को इवेपोरेटिंग डिश में डालेंगे और उसको हीट करेंगे। हीट कब तक करेंगे? कि जब तक हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन ना रह जाए। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? कि इतना पानी उड़ा दो कि गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन रह जाए बस, फिर हीटिंग आप रोक दोगे।
तो सैचुरेटेड सोल्यूशन तक हम इसको इवेपोरेट कराएंगे वाटर को। उसके बाद भी लीव इट टू कूल डाउन। जब ये कूल डाउन होगा तो क्या होगा कि जो सॉल्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके ना क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये क्रिस्टलाइजेशन हो गई, इवेपोरेशन हुआ इसमें और क्रिस्टलाइजेशन हो गई। अभी जो क्रिस्टल्स बने अभी रेडी है आपके पास। अब अगर इस क्रिस्टल को फर्दर आपने रिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, इन क्रिस्टल्स को ना वॉश करते हैं विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है। तो डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे तो दोबारा डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, तो बेवकूफी है। लिखा हुआ होता है मार्किंग की में वॉश विद डिस्टिल वाटर, लेकिन वो मत लिखना था लोग, वो दोनों लिखे हुए होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश कर दो या डिस्टिल वाटर से वॉश कर दो, तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करेंगे सॉल्युबल सॉल्ट को, और अगर कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद, वॉश कैसे करोगे, वॉश करने के लिए अब ये सारा प्रोसीजर लिखना नहीं है, लेकिन जो लोग एटीपी दे रहे हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि वॉश कैसे करोगे। उसको नए फिल्टर पेपर पे डालोगे इन क्रिस्टल्स को यहाँ पे उठा के, और ऊपर से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पास करवा दोगे। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्रिस्टल डिसॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन वो वॉश करता हुआ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पास आउट हो जाएगा। और फिर वो जो क्रिस्टल्स हैं उनको आप किसी फ्रेश फिल्टर पेपर पे रख के या टिश्यू पेपर पे रख दो, कहीं पे भी रख दो इन क्रिस्टल्स को, ताकि वो जो एक्सेस वाटर है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो फिल्टर पेपर सोक कर ले। ठीक है, और तो ये फिल्टर क्रिस्टल्स क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। उसको हवा में ऐसे छोड़ दो, ये ड्राई हो जाएंगे, बस क्रिस्टल्स रेडी हैं। इक्वेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन आपसे मांगी भी नहीं है इसमें। ठीक है, इक्वेशन मांगता है तो वो बोल देता है कि इक्वेशन भी लिखो, सही है। एल्यूमिनियम पाउडर फॉर्म में इसलिए लिया क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल, अगर आप पाउडर फॉर्म नहीं भी लिखते हो तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ऊपर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, एल्यूमिनियम एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उस पर एक ऑक्साइड लेयर बनी हुई होती है। या तो वो ऑक्साइड लेयर हटाओ, या एल्यूमिनियम को अगर रिएक्ट करवाना है तो हम हमेशा एल्यूमिनियम को पाउडर फॉर्म में लेते हैं, ताकि उसकी ऑक्साइड लेयर जो है वो हट जाए और वो रिएक्ट कर जाए। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, वो देख लेना एक बार। आगे चलें। इसमें कह रहा है टाइटेनियम इज अ मेटालिक एलिमेंट, सजेस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ टाइटेनियम। अब मेटल है तो उसकी प्रॉपर्टी, टाइटेनियम की ट्रांजिशन मेटल है, दूसरी बात। तो मेटल की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। टाइटेनियम 4 क्लोराइड इज अ कलरलेस लिक्विड दैट हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो कंपाउंड बना है ना, अभी टाइटेनियम मेटल अलग से, टाइटेनियम अगर मेटल होगा ना तो उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। अब मेटेलिक बॉन्डिंग का मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे जाइंट मेटेलिक लैटिस, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक मेनी मेटेलिक बॉन्ड्स। लेकिन जब टाइटेनियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो टाइटेनियम क्लोराइड जो बन रहा है वो कह रहा है कलरलेस लिक्विड दैट हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये TiCl4 बन रहा है बेसिकली, ये सिंपल कोवेलेंट होगा ना। सिंपल कोवेलेंट के जो लो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है आपने या लो बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, वरना जाइंट कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड और मेटल्स का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सिंपल कोवेलेंट का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कह रहा है सजेस्ट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये, जैसे सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसकी आपको पिक्चर शेयर की थी ना लतीफ ने, जो लिखवाया हुआ था ग्रुप पे, तो उनसे जरा इसको एक बार देख लेना। और इसकी इंपॉर्टेंस हमारे सामने आ गई है, लगातार 2-3 पेपर से ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है। आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है टाइटेनियम 4 क्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ प्रेसिपिटेट ऑफ टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। ठीक है जी। अब वो आपको बता रहा है इक्वेशन, कह रहा है टाइटेनियम 4 क्लोराइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन प्रेसिपिटेट ऑफ टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। टाइटेनियम 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो टाइटेनियम 4 का क्या मतलब है कि इसमें टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है 2 नेगेटिव, रिडॉक्स में पढ़ते हैं ना हम ये। फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं, 4 और 2 में जो कॉमन नंबर है वो क्या है हमारा, 2 है, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे पहले। तो टाइटेनियम का चार्ज बन जाएगा +2 और ऑक्साइड का चार्ज बन जाएगा -1। फिर हम क्या करते हैं, जो टाइटेनियम के साथ चार्ज का नंबर है वो ऑक्सीजन के साथ सब्सक्रिप्ट में लिख दोगे, जो ऑक्सीजन के साथ चार्ज का नंबर है वो टाइटेनियम के साथ सब्सक्रिप्ट में लिख दोगे। तो टाइटेनियम के साथ आ जाएगा 1 और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा 2।
अच्छा, वन कहीं भी फॉर्मूले में आता है, वन हम लिखते नहीं है, तो TiO2 लिखोगे सिर्फ। तो ये जो हमारे पास टाइटेनियम 4 ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला है TiO2। दूसरा, उसने देखो इक्वेशन आपने इक्वेशन बनाने के लिए कही है, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन इंक्लूड स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल जब वो कहता है तो इक्वेशन 2 मार्क्स की देता है। अच्छा, इक्वेशन जब भी बनाने के लिए कहेगा तो बाय डिफॉल्ट यू आर सपोज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हर हाल में इक्वेशन आपको बैलेंस करनी करनी है, सही है। अच्छा, तो पहले तो स्टेट सिंबल डिसाइड कर लो, क्योंकि स्टेट बैलेंसिंग मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि बैलेंसिंग में अगर फंसे तो छोड़ के भाग जाना बैलेंसिंग में, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट सिंबल दिए हुए तो स्टेट सिंबल लिख दो। देखो वाटर का स्टेट सिंबल तो लिक्विड होता है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। एसिड का एक्वस होता है, एसिड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो एसिड का भी गलत नहीं करोगे। गलत किसका कर सकते हो? टाइटेनियम 4 ऑक्साइड का। टाइटेनियम 4 ऑक्साइड का स्टेट सिंबल हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बना रहा है और प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, तो टाइटेनियम ऑक्साइड इज सॉलिड। व्हाट अबाउट टाइटेनियम क्लोराइड? टाइटेनियम क्लोराइड जो है उसने अभी अभी ऊपर तुम्हें बोला है कि इज अ कलरलेस लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में इसको तुमने पानी में डाला है। तो ये सारे क्वेश्चन से ही तुम्हें पता लग जाएंगे स्टेट सिंबल। जिसका याद नहीं है, जिसका मतलब पढ़ते नहीं हो, HCl का तो पढ़ते हो ना, एक्वस होता है, सारे एसिड्स एक्वस होते हैं। वाटर लिक्विड होता है, वाटर का भी अगर स्टेट सिंबल नहीं पता तो फिर मसले की बात है। बाकी जो है वो आपको क्वेश्चन से ही पता लग रहा है। दूसरा काम क्या है? आपने बैलेंस करना है। अगर आपने बैलेंस नहीं करा तो इक्वेशन बनाने के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, स्टेट सिंबल के मार्क्स फिर वो दे देगा। तो बैलेंसिंग जरूरी है। बैलेंसिंग मैंने बताया भाई, ट्रायल एंड एरर है, बैलेंसिंग का कोई और तरीका नहीं है कि इसका हमने कोई हर बैलेंसिंग इक्वेशन का शॉर्टकट नहीं बनाया हुआ। सिर्फ कंबशन इक्वेशन का हमें पता है जल्दी बैलेंस हो जाती है। तो बैलेंसिंग के लिए आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैलेंस कर दो इक्वेशन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर में हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, तो यूजुअली करा क्या जाता है बैलेंसिंग करने के लिए, ऐसा एलिमेंट पकड़ो जो लेफ्ट पे भी एक ही कंपाउंड में हो और राइट पे भी एक ही कंपाउंड में हो। क्योंकि हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है, टाइटेनियम भी एक ही है वैसे इसमें। तो अगर लेफ्ट पे हाइड्रोजन 2 है वाटर के साथ, राइट पे जो है वो हाइड्रोजन HCl के साथ है। अच्छा, क्लोरीन अगर मैं देखूँ ना तो क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्लोरीन लेफ्ट पे 4 है, राइट पे जो है वो HCl के साथ 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे वाटर के लिए 2 लगा भी दूं ना, हाइड्रोजन के लिए 2 HCl के साथ, तो क्लोरीन फंस जाएगा। तो मतलब मैं HCl के साथ 4 लगाऊं ताकि क्लोरीन 4 हो जाए। अब क्लोरीन 4 हो जाएगा तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए वाटर के साथ 2 लगा दो, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस। टाइटेनियम टाइटेनियम ऑलरेडी बैलेंस था, 1-1 था, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। और ऑक्सीजन लेफ्ट पे 2 हो गया वाटर की वजह से, और टाइटेनियम ऑक्साइड में राइट पे भी 2 था, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। नेक्स्ट कह रहा है टाइटेनियम इज मेड बाय रिड्यूसिंग टाइटेनियम क्लोराइड यूजिंग मैग्नीशियम। कैलकुलेट द मास ऑफ टाइटेनियम मेड फ्रॉम 1000 ग्राम ऑफ टाइटेनियम क्लोराइड। कैलकुलेट द मास ऑफ टाइटेनियम, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें वो टाइटेनियम एलिमेंट का मास मांग रहा है, तो उसके नीचे हम क्या लिख देंगे? मास। और मास किससे निकालने के लिए कह रहा है? टाइटेनियम क्लोराइड से। टाइटेनियम क्लोराइड का भी आपको क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, तो उसके नीचे भी टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या लिख दोगे? मास। और दूसरा काम क्या करते हैं, इक्वेशन में TiCl4 के जो मोल्स दिए हुए हैं, इक्वेशन में जो मोल्स दिए हुए हैं वो नीचे उतार दो। टाइटेनियम के भी 1 कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल है। फिर हम क्या करते हैं, मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी चीज के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। अगर तो वो मॉलिक्यूल है, और अगर वो एटम है तो मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास। सही है। अब प्रोडक्ट टेबल में तुम्हें जाना पड़ेगा। टाइटेनियम क्लोराइड का, टाइटेनियम का आप एटॉमिक मास देख के बताओ जल्दी से, और फिर टाइटेनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। देखो ये रिएक्शन अलग है ना, ये रिएक्शन में टाइटेनियम ऑक्साइड क्यों नहीं बन रहा? वो एक वो पहले ऊपर वाले रिएक्शन में वाटर था, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है। सही है। अगर एनालाइज करो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल। सही है। टाइटेनियम का एटॉमिक मास बता दो भाई कोई देख के प्रोडक्ट टेबल से। 48 होता है, ओके। दिस इज 48। और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 4 इंटू 35.5, तो ये आप बता रहे हो 190 बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको 1 मोल को 190 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू 190 ग्राम ऑफ टाइटेनियम TiCl4 से टाइटेनियम का कितना मास बनेगा? टाइटेनियम क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करेंगे 48 ग्राम।
तो उसने क्वेश्चन में पूछा था 1000 ग्राम से कितना बनेगा, तो टाइटेनियम TiCl4 के 1000 ग्राम से कितना बनेगा, तो TiCl4 के नीचे उसका मास लिख देंगे, इसके 1000 ग्राम से बनेगा x, तो x इंटू 190 इज इक्वल टू 1000 इंटू 48, x इज इक्वल टू 1000 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 190। तो ये जो भी आंसर आ रहा है ये यहाँ पे लिख देना, कितना आ रहा है 252। ओके चले आगे। इस तरह के क्वेश्चन देखो हर पेपर में आ रहा है, और हर पेपर में 2 बार आ रहा है, सेक्शन ए में भी आ रहा है, सेक्शन बी में भी आ रहा है स्टोइचोमेट्री का। सही है, तो मेक श्योर के ये प्रैक्टिस कर लो स्टोइचोमेट्री सही से। अच्छा ये दिया हुआ था रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ टाइटेनियम। अच्छा अभी इसने, अच्छा क्वेश्चन जो ना ये पूरा नहीं हुआ है, ये जो टाइटेनियम का आया है ना क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। ये हमारा 252 ग्राम्स ये टाइटेनियम बन रहा है, साथ में रिएक्शन एज अ 90% परसेंटेज यील्ड भी पूछ रहा है। तो हमें जो है ना प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल के बतानी है। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, एक्चुअल वैल्यू जो कि हम एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि हम स्टोइचोमेट्री से निकालते हैं, जो हमने अभी निकाली है। ये एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि 252 आई है मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज यील्ड दी हुई है 90%, तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकालोगे, ये कितनी आ रही है। हाँ सुफियान फाइनल आंसर में उसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का बोला है, तो हम फाइनल आंसर आ जाए तो उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख देते हैं। एक अपना आजमीर एग्जैक्ट आंसर बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेटर में, ताकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है ना उसको। 90 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ रहा है 226.8। अब 226.8 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है। अब मैं उसको 2 देखो, अब सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 226 है ना, तो इसको मैं 230 लिख दूंगा, ताकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर ये 2, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर इस 3, और जो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है वो 0 हो जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। तो दिस इज 230 ग्राम्स। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया नहीं है तो प्लीज मैथ्स के टीचर से जरा सा एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेना। आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन देखो, हमने अभी तक जो 6 पेपर किए आए थे उसमें एक क्वेश्चन दूसरी बार आ गया, कि हाउ डू वी सेपरेट, आई थिंक तीसरी बार आया हुआ कि हम पेट्रोलियम जैसे डिफरेंट फ्रैक्शंस को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। आउटलाइन द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू फ्रैक्शंस सच एज पेट्रोल, डीजल एंड बिटुमेन। तो हम क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम है उसको हीट करते हैं और उसको फिर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो फ्रैक्शंस हैं दे आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो हेवियर फ्रैक्शंस है दे आर कंडेंस एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और जो लाइटर फ्रैक्शंस है दे आर कंडेंस एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसकी डायग्राम भी दिखाई थी मैंने, तुम लोगों को मिल जाएगा, अभी जो हमने पेपर्स किए हैं उसमें हमने इसका आंसर भी पूरा लिखा है। ठीक है, तो एक काम कर देना, लास्ट अगर किसी के पास ये आंसर लिखा हुआ है, लिखवाया था मैंने, तो ग्रुप पे भेज देना। हाँ यही मतलब है उसका। स्टेट वन लार्ज यूज ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन जो है वो रोड मेकिंग के लिए यूज होता है, डामर जो होता है ना डामर, उसको यूज करते हैं, रोड मेकिंग के लिए यूज होता है। ये लिखा हुआ है ना आंसर, दोबारा लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, 4 का ए। ठीक है, मैं आंसर भेज देता हूँ, इसका बना हुआ है। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा इस पे। आगे कह रहे हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कैन बी क्रैक्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन,
A long chain hydrocarbon has the molecular formula C12H26. Explain how the formula showed that this hydrocarbon is an alkane. तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन फॉलो करेगा. आपने कुछ नहीं करना, एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखना है, एन की जगह पे आपने 12 रख के दिखा देना है कि एच जो है वो 26 बन रहा है या नहीं बन रहा. बस, तो ये बन रहा है. और साथ में आपने एक स्टेटमेंट लिख देनी है, इट इज फॉलोइंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन. ये क्वेश्चन पहले भी करा है, बिल्कुल एज इट इज रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन, बस एल्केन का फॉर्मूला चेंज किया हुआ है उसने. आगे कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द क्रैकिंग टू मेक हाइड्रोजन एंड एटलीस्ट वन एल्कीन. क्रैकिंग, हम लार्जर एल्कीन फ्रैक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं टू स्मॉलर और मोर यूजफुल एल्कीन फ्रैक्शन. तो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनी है और एटलीस्ट एक एल्कीन बनाना है, तो आप एक से ज्यादा भी बना सकते हो. ठीक है, तो अगर आपने एक बनाना है तो आप एक बनाओगे तो C12, और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. तो ये 12 है तो हाइड्रोजन 24 हो जाएगा. अब ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बन गई है बैलेंस्ड इक्वेशन. आप एक से ज्यादा एल्कीन भी बना सकते हो. जैसे आपने बोला कि मैं एक छोटा एल्केन बनाऊंगा तोड़ के, आपने बोला कि मैंने क्या कहते हैं C6H24 बना, C6H14 बनाया, लेकिन इसमें ना फंसोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे. तो जो आपके पास कार्बन बचे हैं वो कितने बचे हैं, 6 और कार्बन बचे हैं, और जो हाइड्रोजन बचे हैं वो आपके पास 10 बचे हैं. तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा एल्केन कुछ डिफरेंट फ्रैक्चर. तो बेटर है कि जो सिंपल सिंपल सा बन रहा है ना वही कर लो. सारे पार्ट्स भी सिमिलर है ना, इसके मतलब ये पूरा क्वेश्चन ही उठा के उन्होंने रिपीट कर दिया है. ये आगे रिसेंट ईयर में भी आया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट दे दिया इन्होंने. Hydrogen and petrol are both used as fuel. State and explain one advantage of using hydrogen rather than petrol as a fuel. ये आई थिंक चेंज करा हुआ है, ये नहीं था उसमें, या पता नहीं. तो हाइड्रोजन जो है वो जब जलता है तो हाइड्रोजन वाटर बनाता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता. पेट्रोल जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और डिफरेंट अदर पॉल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस्ड होते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो कंबशन है, इट ओनली प्रोड्यूसेस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट which is environmental friendly of course, whereas when petrol burns it produces carbon dioxide gas which is a greenhouse gas, global warming करवाती है. पेट्रोल क्या होता है, ऑक्टेन होता है, C8H18. when burns produces carbon dioxide gas which causes, which is a greenhouse gas. ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग करवाती है. whereas hydrogen burns to produce water. ठीक है, तो does not damages the environment. स्टेट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज बोला था हमने, स्टेट भी कर दिया. एडवांटेज क्या है कि विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना, वाटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली है. एक्सप्लेन भी कर दिया. कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों एनवायरमेंटल नॉन फ्रेंडली है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है. इसके अलावा और क्या एडवांटेजेस होते हैं हाइड्रोजन के. हाइड्रोजन जो है वो आपका जो एनर्जी जो है वो ज्यादा देती है. हाइड्रोजन रिन्यूएबल है, दोबारा मिल जाएगी तुम्हें. पेट्रोल एक बार जल गया तो क्या, खत्म. ठीक है, दूसरी बात कि हाइड्रोजन जो है वो आपका इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी. अगर सेम ग्राम्स मतलब सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और पेट्रोल जल रहा है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी. तो इसको ये कह सकते हैं हाइड्रोजन इज अ मोर एफिशिएंट फ्यूल देन पेट्रोल. चलें आगे. एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत निकाल लिए भाई, बहुत बार आता है. W is a compound containing carbon, hydrogen and oxygen. कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 57.1, हाइड्रोजन की दी हुई है 4.8% और ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी हुई है. तो टोटल भाई 100% होती है. उसमें से कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज माइनस कर दो, सॉरी कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज ऐड करो और 100 में से माइनस कर दो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी जो कि आ रही है 38.1. राइट. दूसरा काम क्या करोगे,
डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। और जो आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको एटलीस्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिख लो। ये आ रहा है 4.7583, हाइड्रोजन आएगा 4.8 और ऑक्सीजन आ रहा है 38.1, 2.38। फिर क्या काम करोगे, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है ना 4.7583, 4.8 और 2.38, 2.38 सबसे छोटा है, तो डिवाइड ऑल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज 2.38। तो कार्बन की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4.7583 डिवाइडेड बाय 2.38, ये बन जाएगी 1.99। तो 1.99 इज बेसिकली 2 ना, इसको तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो 2 में। मैंने क्या बताया था, अगर 0.499, 0.599 इस तरह की वैल्यूज आ रही हो, या 1.49 वैल्यू आ रही हो, या 1.5 वैल्यू आ रही हो, या 2.5 आ रही हो, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते, उसको फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। और एक को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा होल नंबर बनाने के लिए, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन आ जाएगा 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, कार्बन इज 2, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 1। क्या रह गया है पीछे, कोई क्वेश्चन रह गया था या लिख रहे थे? आगे बढ़े। चलो भाई। आगे कह रहा है 0.194 ग्राम सैंपल ऑफ W reacts completely with 18.5 centimeter cube of 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब W जो है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया है उसने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है। अब मेरा आइडिया पता है क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, तो इसमें एल्केन होता है, एल्कीन होता है, अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो एल्कली के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का बन रहा होगा, मतलब ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, राइट। अच्छा, अब वही कह रहा है कि 1 मोल ऑफ W रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे पता ही नहीं है W है क्या, मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं बताया हुआ। तो 1 मोल W का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ में कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ W। अच्छा जी, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं अभी फिलहाल, ये आप कैसे निकाल सकते हो। इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ध्यान से सुनना इसको। नंबर ऑफ, अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ है 18.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। लो बाबा अभी देखते हैं। मैंने ऐसी आइडिया लगाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए हो सकता है क्योंकि एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस वजह से बोला मैंने। अभी पूछा नहीं है उसने कुछ, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है 0.25, वॉल्यूम है 18.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड बाय 1000 करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है, तो सेंटीमीटर क्यूब को भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारे पास मोल्स आएंगे इसके, ये आ रहे हैं 0.004625। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 0.004625। तो
W के कितने मोल्स होंगे जो इसके साथ रिएक्ट हुए? जब W का 1 मोल 3 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, अभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 0.004625 मोल रिएक्ट हुआ, तो W के कितने मोल्स होंगे वो निकाल लेते हैं पहले। कितना आ जाएगा? x इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 0.004625, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.004625 डिवाइडेड बाय 3। W के मोल्स आ रहे हैं 0.00154। दिस इज 0.00154 मोल्स। ठीक है, और W का कितना मास था? उसने मास दिया हुआ था, मतलब ये जो मोल्स आ रहे हैं वो इतने मास के मोल्स आ रहे हैं ना। कह रहा है 0.194 ग्राम ऑफ W रिएक्ट्स विद 18.5 और 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मोल्स हमने निकाला नहीं है, मोल्स तो उसने ये रेशियो दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ W रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये रेसिपी तो उसने मुझे खुद ही बताई भी है ना, मैंने इसको यूज करते हुए, मतलब ये स्टोइचियोमेट्री उसने बताई भी है, मैंने इसको यूज करते हुए मैंने देखा कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स 0.004625 रिएक्ट हुए तो W के कितने मोल्स होंगे? ये W के मोल्स आ गए, और इस W के मोल्स का मास जो है वो उसने 0.194 ग्राम दिया हुआ है। तो फाइनली हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर W का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास भी कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने दिए हुए हैं? 0.00154। मास कितना है? 0.194, और मॉलिक्यूलर मास हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 0.194 डिवाइडेड बाय 0.00154। ये आ रहा है 125.83, नियर अबाउट 126 ग्राम्स। फॉर्मूला मास आ गया। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है कि क्वेश्चन अगर पढ़ोगे समझ नहीं आएगा तो मैं एडवाइस करूंगा कि भाई टाइम नहीं वेस्ट करना है, इस पर आगे बढ़ जाना। 3 मार्क्स का है, लेकिन आगे वाला मार्क्स जो है ना लिंकअप हुआ हुआ है इससे। तो आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलवाएगा ना, तो इसके जब तक आप फॉर्मूला मास नहीं निकालोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल नहीं सकोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से निकलेगा इसका? देखो, जो इंपेरिकल फॉर्मूला तुमने निकाला है वो था C2H2O। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से हम इंपेरिकल मास निकालते हैं पहले। इंपेरिकल मास इसका कितना आएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, तो 24 प्लस 2 प्लस 16 42 आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं बिटवीन मॉलिक्यूलर मास। अभी फॉर्मूला सारे लिखने की जरूरत नहीं है एक मार्क्स के लिए, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ ना कि क्या करते हैं, आपने बस कैलकुलेटर में सॉल्व करना है अगर आपको याद आ गया तो। मॉलिक्यूलर मास विच इज 126 डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास जो आपने 42 निकाला है, तो आपका इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर आ रहा है ये आ रहा है 3। इस 3 नंबर को यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला को किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला है C2H2O, ये आया था ना C2H2O। इसको इस नंबर n है 3 जो आ रहा है इसको सब्सक्रिप्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 3 2 6, हाइड्रोजन 3 2 6 और ऑक्सीजन 3 1 3। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C6H6O3। मॉलिक्यूलर मास तो ये रहा ना, जो फॉर्मूला मास है ये बेसिकली इसको, इसका दूसरा नाम मॉलिक्यूलर मास ही होता है। मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास भी कहते हैं। वही है, MR निकाला था ना यहाँ से पार्ट बी में जो निकाला है। अब मुश्किल क्वेश्चन है, देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ओ लेवल के लिए। मुश्किल ये वाला पार्ट नहीं है, ये तो बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है। एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास को यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ना, क्या है ये पार्ट जरा सा ट्रिकी है, लेकिन छोड़ के नहीं आना, कुछ ना कुछ कर देना है इसमें। ठीक है, अब हर क्वेश्चन तो आपसे देखो एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा रहा कि सबके सब सही करके आओ, कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ छोड़ोगे भी। छोड़ना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ लिख देना, अनलेस कि आपके पास टाइम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मार्क्स गलत होते ही है ना।
यार वो तो गेट थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करता है, 75 में से कितने आ गए कितने नहीं आए। अच्छा, क्वेश्चन 6 एयर एंड एटमॉस्फेयर का चैप्टर है। उसमें से है ड्रिंकिंग वाटर इज ऑब्टेन बाय प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर एंड रिवर वाटर। डिसोलिनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट इज डिसोलिनेशन? डिसोलिनेशन में हम रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स कर रहे होते हैं पानी में से। पानी को हीट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं और उसको वापस कंडेंस कर लेते हैं, सॉल्ट नीचे रह जाता है। जैसे वो अभी इवेपोरेशन की थी ना, उसमें पानी उड़ा दिया था, तो हम इसमें डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस लेंगे, पानी जो उड़ा है उसको रोक लेंगे। किस तरह से रोकेंगे? सिंपल डिस्टिलेशन करके। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कंडेंसर लगाया हुआ था। अब ये वाटर ट्रीटमेंट लैब में तो हम डिस्टिलेशन करते हैं, इस तरह से फ्लास्क अपैरेटस बनाते हैं, लेकिन लैब में तो ये बहुत बड़ा हमारे पास आ, तरीका, लैब में तो नहीं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं डिसोलिनेशन प्लांट्स, वो फिर इस तरह के नहीं बने हुए होते। बहरहाल ये वाटर ट्रीटमेंट जो है ना, वो सारा का सारा आपका एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट में दिया हुआ है। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, तो एक बार हैंडआउट से रीड आउट करके आप इस हैंडआउट को देखो। ये हैंडआउट इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर जो है ना वो क्वेश्चन ड्रॉप हो रहे होते हैं 2 से 3 मार्क्स के। ये हम इसको एक बार चैप्टर को पढ़ेंगे भी, बहुत आसान सा चैप्टर है, रिकॉर्डिंग भी सेंड की हुई है, तो एक बार इसको ना देख लेना जरूर। बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं इसमें, सारी कुछ इक्वेशंस हैं वो रटनी है। और जो वाटर की डिसोलिनेशन वगैरह, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वो बिल्कुल एंड में ना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। और डिसोलिनेशन का जो हमारे पास छोटा सा लिखा हुआ है ना कि सॉल्ट रिमूव करते हैं, वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, रिवर वाटर इज ऑफन पोल्यूटेड बाय फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। हमें पता है जब रिवर वाटर पोल्यूट होता है तो एक्सेस फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, स्पेशली जो एक्सेस नाइट्रेट्स आते हैं, तो वो पानी के ऊपर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है। ठीक है, जिससे विच लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो यूट्रोफिकेशन है। तो ये आते कहाँ से? फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर से आते हैं, जो फार्मर फर्टिलाइजर यूज करता है when he irrigates the fields, so excess fertilizer they washes away into the nearby lakes or rivers. Name one environmental effect caused by these pollutants in river water. तो this is eutrophication. eutrophication की definition अमोनिया वाले हैंडआउट में, बल्कि मैंने लिखवाई हुई भी है, तो कोई प्लीज एक शेयर कर देना पिक्चर लेके, जो नोट्स में लिखी हुई है ना। यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन भी याद रखना, पूछता है। River water can be converted into drinking water. Describe how insoluble solids are removed from the river water. तो insoluble चीज रिमूव करने के लिए तो हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है ना। Name the substance used to remove bad taste and odors from the river water. तो उसके लिए हम चारकोल यूज करते हैं, कार्बन। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया हुआ है, उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। एलएम भी यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल टू रिमूव टेस्ट एंड स्मेल फ्रॉम वाटर। ठीक है, और एलएम जो है सॉलिड पार्टिकल्स को कोगुलेट करता है। फिटकरी जो तुम लोगों ने सुना होगा, अक्सर टैंक्स में डालते हैं, तो जो मट्टी वगैरह होती है उसको एक जगह पे जमा करके नीचे बिठा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरीन हम यूज करते हैं टू किल द बैक्टीरिया। क्लोरीन भी डालते हैं, क्लोरीन टैबलेट डालते हैं पानी में। अक्सर स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन टैबलेट डालते हैं, जो कि क्लोरीन गैस रिलीज करती है, और वो पानी से उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया होते हैं उसको, जम वगैरह, उनको किल करता है। Name the substance used to disinfect river water so it is safe to drink, so that is chlorine. ठीक है, एक एक मार्क्स का है, लेकिन अगर ये हैंड आउट नहीं पड़ा तो ये एक एक मार्क्स भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। 6 मार्क्स टोटल बनाए हुए हैं, आसान से 6 मार्क्स बनाए हुए हैं। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ लोग पूरे के पूरे 6 भी लेके आएंगे इसमें। ठीक है, सेक्शन बी कल हमने डिस्कस कर लिया था, आज का पेपर हम यहाँ पे रोकेंगे। कल का अगर कोई पेपर आपने, कल की तो खैर डिमांड आ गई है पेपर की कि 2019 का वेरिएंट बंद करवाना है। ठीक है फैजान, एक बार और मुझे रिमाइंड करा देना कल, ताकि वो पेपर करना। ठीक है जी, अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।